बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक फलाई इदारे के सीईओ ने ख़वातीन के पागल खाने का विज़िट किया। वहाँ एक जेल में 30 ख़वातीन कैद थी जो कि ख़तरनाक हद तक पागल थीं। बड़े बड़े नाखून थे और बाल बिखरे हुए थे। अक्सर एक दूसरे पर भी हमला कर देती थीं, लेकिन सबको अलग रखना मुमकिन नहीं था। मजबूरन सबको एक ही कमरे में रखा गया। सीईओ साहब की नज़र कैद खाने की दीवारों पर पड़ी तो वहाँ काफ़ी अक्लमंदी की बातें लिखी हुई थीं। लिखाई काफ़ी बारीक थी और सीईओ साहब के अलावा इस बात का ध्यान किसी का भी ना गया कि दीवारों पर भी कुछ लिखा है। उसने फौरन पागल खाने के इंतज़ामिया से कहा कि इन 30 में से एक औरत पागल नहीं है, पागल के पागलपन के ड्रामे कर रही है। मैं नहीं जानता कि वो यहाँ किस मकसद से आई है, लेकिन ये एक हकीकत है कि इन पागलों के दरमियान एक अक्लमंद औरत भी है। पागल खाने के मैनेजर ने कहा, सर आपका मुगालता हुआ है, क्योंकि एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर ने इन तमाम औरतों की तस्दीक कर दी है। सीईओ साहब ने पागल खाने के बावर्ची से कहा कि आज रात के खाने में नमक तेज डाल देना। रात 9 बजे के करीब जब तमाम औरतों को रात का खाना पेश किया गया तो अकील साहब एक NGO चला रहे थे और वो हमेशा फलाही कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उसने आज एक पागल खाने का विज़िट करना था जहां ज़हनी मजूर औरतों को रखा गया था। उसने पागल खाने के लिए एक डोनेशन देने का भी ऐलान किया, जिस पर इंतज़ामिया ने उन्हें ख़ुसूसी दावत भी दी थी। अकील साहब जैसे ही पागल खाने में दाखिल हुए तो उसका भरपूर इस्तकबाल किया गया। अकील साहब के लिए यह एक नई दुनिया थी। इससे पहले इसने कभी किसी पागल खाने को नहीं देखा था। इन्हें देखकर एक खौफ सा महसूस हुआ, क्योंकि वहाँ जेल में मौजूद औरतों के बड़े बड़े नाखून थे, उनके बाल बिखरे हुए थे, एक दूसरे पर हमला करती थीं, जिसकी वजह से उनके जिस्म और चेहरों पर ज़ख्मों के निशानात भी थे। अकील साहब ने इंतज़ामिया से भी यही सवाल किया कि क्या इन औरतों को एक दूसरे से जुदा नहीं रख सकते, क्योंकि ये तो बाकायदा एक दूसरे से लड़ती हैं। जिस पर मैनेजर साहब ने यही जवाब दिया कि सर, ये हमारी मजबूरी है कि एक बड़े से हाल में इन सब को रखा गया है और इसी तरह के तकरीबन 5 साल हमारे पास हैं, जिसमें तकरीबन 150 औरतें यहाँ रहती हैं। हर एक औरत को अलग कमरे में रखना हमारे लिए मुमकिन नहीं, ना ही हम इन औरतों को रस्सियों से बांध सकते हैं। ये एक दूसरे से लड़ती ज़रूर हैं, लेकिन कभी किसी औरत ने एक दूसरे पर जानलेवा हमला नहीं किया। पिछले कई साल से कभी हमारे इदारे में ऐसा वाक़या नहीं हुआ जिसकी वजह से किसी औरत की जान ज़ाया हुई हो। अकील साहब इस कैद खाने के करीब थे। अचानक उनकी नज़र उस कैद खाने की दीवारों पर पड़ी। वहाँ किसी औरत ने अपने नाखून इस्तेमाल करते हुए दीवार पर कुछ लिखा था। लिखाई बहुत बारीक थी, लेकिन गौर करने पर उन्हें पढ़ा जा सकता था। दीवारों पर बहुत ही अक्लमंदी की बातें लिखी थीं, जिसको पढ़कर अकील साहब हैरान हुए। उसने मैनेजर से कहा कि इन 30 औरतों में से एक औरत ऐसी भी है जो कि बिल्कुल पागल नहीं है, बल्कि उसने पागलपन का ड्रामा किया हुआ है। मैं नहीं जानता कि इस औरत का क्या मकसद है, लेकिन ये एक हकीकत है जो मैं बयान कर रहा हूँ। मैनेजर ने मुस्करा कर कहा, सर आपको कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि ये तमाम औरतें पहले मेंटल हॉस्पिटल थीं। डॉक्टरों की तस्दीक के बाद ही इनको इधर पागल खाने में मुंतकिल किया गया। लिहाजा ये मुमकिन ही नहीं कि इन औरतों के दरमियान कोई नॉर्मल औरत भी हो। अकील साहब ने कहा कि मेरी नज़र कभी धोखा नहीं खा सकती। मैं इस बात का दावा तो नहीं करता कि जो मैं कह रहा हूँ हकीकत में यही है, लेकिन कम से कम मैं इस बात की तस्दीक ज़रूर करना चाहता हूँ। मैं इस हकीकत को जाने बगैर वापस नहीं जा सकता। मैनेजर ने कहा, सर आप हमारे साथ तशरीफ़ ले आएँ। हमने आपके लिए एक दावत का बंदोबस्त किया है, एहतमाम किया है। अकील साहब ने दोपहर का खाना खाया और फिर बावर्ची से कहा कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो, तुम्हारे हाथ में लज्जत है, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। बावर्ची ने कहा कि जी सर आप हुक्म करें। अकील साहब ने बावर्ची खां से कहा कि आज रात का खाना जो इन पागल और तमा और तुमको पेश किया जाएगा उसमें नमक तेज़ डालना।
یہ سن کر باورچی کافی حیران ہوا اور کہنے لگا، سر میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ اس پر عقیل صاحب نے باورچی سے کہا، میں جیسا کہہ رہا ہوں بس ویسا ہی کرنا۔ باورچی نے عقیل صاحب کے حکم پر کھانے میں نمک تیز ڈال دیا، اور پھر جب ان عورتوں کو کھانا پیش کیا گیا تو عقیل صاحب قید خانے کے باہر عورتوں کو بڑے ہی غور سے دیکھنے لگے۔ منیجر اور باقی لوگ حیران تھے کہ سر کیا کرنا چاہ رہے ہیں، مگر ان کی دلچسپی میں کافی اضافہ ہوا۔ عقیل صاحب ایک ایک عورت کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ ساری عورتیں بھوکی تھیں، کھانا کھانے میں مصروف تھیں۔ پھر ان میں سے ایک عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عقیل صاحب نے ایک فیمیل گارڈ سے کہا کہ اس عورت کو قید خانے سے باہر نکالو۔ اگر اکیلے یہ کام نہیں کر سکتی تو باقی گارڈز کو بھی اپنے ساتھ ملا لو۔ 3 فیمیل گارڈز قید خانے میں داخل ہوئیں اور اس عورت کو پکڑنا چاہا، لیکن اس پاگل عورت کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے سے لال تھیں اور وہ کسی بھی گارڈ کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ پھر اس کے ساتھ زبردستی کی گئی اور گھسیٹ کر اسے قید خانے سے باہر لایا گیا۔ عقیل صاحب نے منیجر سے کہا کہ میں اس عورت سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، جس پر منیجر نے کہا، سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ عورت کسی پوزیشن میں نہیں کہ آپ سے گفتگو کر سکے۔ ذرا اس کے حالات تو دیکھیں، اس کے حلیوں کو دیکھیں۔ تقریباً 2 ماہ سے یہ نہائی نہیں ہے اور یہ بڑے بڑے ناخنوں سے آپ پر بھی حملہ کر دے گی۔ عقیل صاحب نے کہا کہ میں یہاں بطور مہمان آیا ہوں، لہذا آج جو میں کہوں گا تم لوگوں کو میری بات پر عمل کرنا پڑے گا۔ اس عورت کو ایک الگ کمرے میں لایا گیا۔ عقیل صاحب وہاں گئے تو اس عورت سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ خاموش رہی، پھر ارد گرد کمرے میں نظر گھمانے لگی جیسے کہ کسی چیز کی تلاش میں ہو، کوئی ایسی چیز جس سے وہ عقیل پر حملہ کر سکے۔ عقیل صاحب نے اس عورت سے کہا، بہن میں یہ جان چکا ہوں کہ تم پاگل نہیں ہو، لیکن یہ میں نہیں جانتا کہ تم ادھر کیوں آئی ہو۔ مجھے حقیقت بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھو، میں کسی صورت تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ عقیل صاحب کی اس بات پر بھی عورت نے کسی قسم کا کوئی رسپانس نہ دیا۔ وہ ایسے ظاہر کر رہی تھی کہ کوئی بات نہیں سن رہی۔ تقریباً 15-20 منٹ تک عقیل صاحب نے مختلف طریقے سے اس عورت کو گفتگو کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے عقیل صاحب کی ساری باتیں انسنی کر دیں۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھے واپس جانے لگے۔ جب دروازے کے قریب پہنچے تو مڑ کر ایک دفعہ اس عورت کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور شاید پھر واپس نہ آؤں۔ ساری زندگی ان پاگل عورتوں کے درمیان تمہیں جینا ہوگا۔ یہ بہت اذیت والا کام ہے جو تم کر رہی ہو۔ وہ جیسے ہی دروازے سے باہر نکلا تو عورت کی چیخوں کی آواز آئی، زور زور سے رونے لگی۔ منیجر حیران ہوا، عقیل صاحب سے کہا، سر اس سے پہلے کبھی اس عورت کو روتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، آپ نے کیسے جانا کہ یہ عورت پاگل نہیں ہے؟ عقیل صاحب نے کہا کہ جب عورتیں کھانا کھانے میں مصروف تھیں، کھانے میں نمک بہت تیز تھا۔ جب کوئی پاگل شخص ناگوار چیز کھاتا ہے، زیادہ کڑوی یا پھر زیادہ نمکین، تو اس کے چہرے سے تاثرات میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آتا، مگر ایک عقل مند شخص کے چہرے پر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کچھ کھا تو رہا ہے لیکن زبردستی کھا رہا ہے۔ اسے یہ کھانا بالکل پسند نہیں ہے۔ یہ عورت جس کا نام میں نہیں جانتا زبردستی کھانا کھا رہی تھی اور اپنے تاثرات چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج یہ کافی عرصے بعد روئی ہے، دل کا غبار نکالنے تو تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ روتی رہی۔ اس کے بعد دوبارہ عقیل صاحب کمرے میں واپس آئے اور اس سے پوچھا کہ اپنے آپ پر یہ ظلم کیوں کر رہی ہو؟ یہ کیسی سزا ہے جو تو نے اپنے لیے منتخب کی ہے؟ آنسو پہنچتے ہوئے اس نے کہا کہ میرا نام شبانہ ہے، یہ سزا جو میں نے اپنے لیے منتخب کی ہے شاید یہ بھی کم ہے۔ آج سے 6 برس پہلے میری شادی ہو رہی تھی۔ شادی کے تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے، بس بارات کی انتظار تھی۔ ایک ایسے شخص سے میری شادی ہونے جا رہی تھی جو میرا پسندیدہ شخص تھا۔ میں نے اسے چاہا تھا، اپنے خوابوں میں سجایا تھا۔ اس کا نام مہربان تھا اور جب مجھے اس کی تصویر دکھائی گئی تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ وہ ایک پڑھا لکھا لڑکا تھا، لیکن ایک بات میں ابھی تک اس کے بارے میں نہیں جانتی کہ کیا وہ بھی مجھے چاہتا ہے یا محض اپنے والدین کے کہنے پر یہ شادی کر رہا ہے۔ میرے ہاتھوں پر لگی مہندی کا رنگ بہت تیز تھا۔ جو بھی میرے ہاتھوں کو دیکھتا ہے تو یہی کہتا کہ میں تمہارا شوہر تو اس سے بہت محبت کرے گا، اور ان کی یہ باتیں سن کر میں خوش ہو جاتی تھی۔ میری پریشانی اس وقت میں اضافہ ہوا جب بارات آنے میں کافی دیر ہو رہی تھی
और ये परेशानी मेरे अलावा मेरे वालिदैन के चेहरे पर भी थी। मेरा वालिद बार बार मेरी होने वाली सास को फ़ोन कर रहा था, लेकिन वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर अब्बा ने मेरे बड़े भाई को भेजा कि जाकर पता करो क्या मसला है, खुदा न खास्ता कोई ऐसी मुसीबत ना हो जिसकी वजह से वो देर कर रहे हैं। भाईजान ने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और वहाँ रवाना हुआ। वहाँ जाकर पता चला कि मेहरबान तो घर से चला गया है, पता नहीं वो कहाँ चला गया। जैसे ही आएगा हम बारात लेकर आ जाएंगे। भाई उनकी बात सुनकर हैरान हो गया। जिस लड़के की आज शादी थी वो भला कहाँ जा सकता है, अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। इस पर मेरी सास कहने लगी कि नहीं, वो वापस आ जाएगा, मुझे उम्मीद है, आप तसल्ली रखें और थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार कर लें। इस पर मेहरबान के छोटे भाई ने अपनी माँ से कहा कि माँ क्यों झूठ बोल रही हैं, क्यों इन बेचारों को मज़ीद इंतज़ार करवा रही हैं। हकीकत तो यह है कि वो ये शादी नहीं करना चाहता था, आप उसकी शादी ज़बरदस्ती कर रही थी, जिसके वजह से वो घर से भाग गया और अभी वापस नहीं आएगा। मेहरबान की माँ उसे घूर रही थी और उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा भाई सब समझ चुका था। वो उदास चेहरा लिए वापस आया और अब्बा को सब बताया। अब्बा के जैसे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। शादी हाल में मौजूद लोग एक दूसरे से चमगोइयाँ करने लगे। कोई दूल्हे को बुरा भला कह रहा था तो कोई मुझे बदकिस्मत कह रहा था। जितनी मुंह उतनी बातें, मगर मैं लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। मुझे तो आप अब्बा की फ़िक्र होने लगी थी, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। मैं अब्बा को संभालने लगी। जिनको शादी में दावत दी गई थी अक्सर लोग वहां से जाने लगे, लेकिन करीबी 200 रिश्तेदार वो वहां अब्बा और भाइयों को तसल्ली देने लगे और वहां से ना गए। मेरी 2 बड़ी बहनों के घर वाले भी उधर आए हुए थे। बजाय वो अब्बा को संभालने के उल्टा हम पर बातें कर रहे थे, बल्कि मुझे मनहूस कह रहे थे। वो यही कह रहे थे कि जिस लड़की की बारात ना आए ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। अब्बा की तबीयत खराब होने लगी। मेरे भाई डॉक्टर के पास गए, क्योंकि अब्बा किसी सूरत अस्पताल नहीं जाने वाले थे। अचानक लोगों के हजूम में से एक शख्स उठा और अब्बा से कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह मेरे अब्बा के एक दोस्त का बेटा था, दरमियाने कद का था और सांवली रंगत थी। अब्बा ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसकी तबीयत संभलने लगी। अब्बा का दोस्त अजीज साहब जो इस शादी में आए हुए थे, अब्बा उसके पास गया और कहने लगा, क्या ये तुम्हारा बेटा सही बात कर रहा है, कहीं ये मजाक तो नहीं करा। अजीज साहब ने अब्बा से कहा कि ये वक्त मजाक करने का नहीं, भला रिश्तों में कौन मजाक करता है। अब्बा के लिए यह किसी नेमत से कम बात नहीं थी, क्योंकि शादी का तमाम इंतजामात हो चुके थे और यही वाहिद एक रास्ता था जिससे अब्बा इस इल्लत से बच सकते थे। और मुश्किल की इस घड़ी में अब्बा के दोस्त ने उसका साथ दिया था। उसका नाम मजहर था। मजहर ने अपने बाप से इजाज़त चाही कि बाबा मैं शबाना से निकाह करना चाहता हूँ और आपको इस पर एतराज़ तो नहीं है। अजीज़ साहब ने कहा कि नहीं बेटा, मुझे एतराज़ नहीं, इस निकाह पर किसी को भी एतराज़ नहीं था। मेरे बाप भी राज़ी था, मेरे भाई भी खुश थे, लेकिन सबसे बड़ा एतराज़ मुझे था। कहाँ मेहरबान और कहाँ ये सांवली रंगत का मज़हर, जिसका चेहरा मैं देखना ही नहीं चाहती थी। उसका कद तो शायद मुझसे भी 2-3 इंच कम था और मैं वह ऐसे शख्स से कैसे शादी कर सकती थी जो मेरे काबिल ही नहीं था। मैंने तो बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, मगर मैं वहाँ इनकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर मैं इनकार करती तो अब्बा की तबीयत मज़ीद बिगड़ जाती। अब्बा मेरा ये इनकार बर्दाश्त ना कर पाते, लिहाजा दिल पर पत्थर रखकर मैंने हाँ में सर हिलाया। अब्बा ने मेरे सर पर शफ़क़त भरा हाथ रखा और मुझे दुआएं दी और मुझे मज़हर के साथ रुखसत कर दिया। जब घर से बाहर निकले तो उसने अपनी टैक्सी का दरवाज़ा खोला। यह तो मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि वो एक टैक्सी ड्राइवर है, बल्कि हकीकत तो ये थी कि वो शादी में शिरकत करने के लिए अपनी टैक्सी पर ही आया था और आते हुए भी शादी में शिरकत करने वाले मेहमानों को लेकर आया था। शादी के मौका पर भी वो अपनी सवारी के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन उसने कभी ख्वाबों में नहीं सोचा था कि वो वापसी पर वो सवारी के बजाय खूबसूरत दुल्हन लेकर जाएगा। मुझे तो अपनी किस्मत पर भी अफसोस हो रहा था कि मज़हर की सूरत में मुझे ऐसा शौहर मिलेगा जिसकी मैं सूरत देखना ही नहीं चाहती। हालांकि उसके चेहरे पर तो बहुत खुशी थी, उसे तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी मामला पेश आएगा और शबाना हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी।
اس کے بعد وہ گھر پہنچا تو میرے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ گھر ایسا تھا کہ شور ہوتے ہی ختم ہو گیا۔ بہت چھوٹا سا صحن تھا اور 2 کمرے تھے۔ یہ خستہ حال گھر تھا جس میں وہ مجھے لے کر آیا تھا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے آیا جہاں ایک چھوٹے سے پلنگ پر سفید رنگ کی چادر بکھری ہوئی تھی۔ میں اس پلنگ پر بیٹھ گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ میں اپنی قسمت پر حیران ہو رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سب کچھ ٹھیک تھا۔ آنکھوں میں بڑے بڑے خواب سجائے ہوئے تھے اور میری بہنیں بار بار مجھ سے یہی کہہ رہی تھی کہ شبانہ کی قسمت کتنی اچھی ہے، ہم دونوں سے اسے اچھا گھر ملنے والا ہے اور ہسبینڈ بھی کافی ہینڈسم ہے۔ مگر اچانک سب کچھ بدل گیا اتنی جلدی کہ مجھے سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا۔ ابا کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی کیونکہ موقع ہی کچھ ایسا تھا، ورنہ میں ہرگز اس کے لیے راضی نہیں تھی۔ مظہر مجھ سے کہنے لگا کہ میں پانی لے آؤں آپ کے لیے۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک سٹیل کے گلاس میں میرے لیے پانی لے آیا۔ حالانکہ میں تو اس قسم کی لڑکی تھی کہ کبھی سٹیل کے گلاس میں پانی تک نہیں پیا تھا، ہمیشہ شیشے کے گلاس میں پانی پیتی تھی۔ میں اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی، گھر کی لاڈلی تھی۔ بہنوں سے خوبصورت بھی بہت تھی، لہٰذا میرے نخرے بھی دیکھنے والے تھے۔ زندگی میں کبھی برتن نہیں دھوئے تھے تاکہ میرے ہاتھ خراب نہ ہو جائے، اور روٹیاں بھی نہیں بناتی تھی کہ رنگت کالی نہ ہو جائے یا میرے چہرے پر دانے نہ پیدا ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیا، 2 گھونٹ پانی پیا اور پھر اسے واپس کر دیا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور پھر مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ میں نے دل میں یہی سوچا کہ ہاں میرے ساتھ بہت برا ہوا کیونکہ میرے والدین نے مجھے آپ کو سونپ دیا۔ کم از کم میرا باپ ایک دفعہ دیکھ تو لیتا کہ میں اپنی حسین و جمیل بیٹی آخر دیکھ کس کو رہا ہوں۔ اگر مہربان بھاگ گیا تھا تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ فوراً کسی کے ساتھ بیاہ دی جائے۔ میں کنواری تو نہیں بیٹھی رہتی، گھر میں کسی اور لڑکے سے شادی کر لیتی، لیکن کم از کم مظہر تو میری قسمت میں نہ آتا۔ خیر میں نے بھی سوچ رکھا تھا کہ کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہوں گی، پھر خلو خلا لے کے اپنے گھر چلی جاؤں گی، کیونکہ اس کے ساتھ رہنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ رات کو سونے سے پہلے وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا سنیے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کیا بات؟ میں نے کہا میں ابھی ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں کسی بھی رشتے کے لیے، لہٰذا آپ کے ساتھ ابھی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھ سکتی۔ وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، مگر آپ کے سارے حقوق مجھے ادا کرنے ہیں، میں آپ کے حقوق سے غافل نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے چادر لی اور تکیہ لے کر باہر سہن میں چارپائی پر سو گیا۔ یہ مارچ کا مہینہ تھا، زیادہ گرمی بھی نہیں تھی نہ ہی سردی۔ وہ باہر سو گیا اور میں اکیلی کمرے میں سو رہی تھی۔ صبح کی نماز ادا کرنے کے لیے وہ اٹھا تو مجھے بھی جگایا۔ اس سے پہلے کبھی بھی میں نے صبح کی نماز ادا نہیں کی تھی، لیکن اس کے کہنے پر میں نے نماز پڑھی۔ نماز میں رو رو کر یہی دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، مجھے کس خطا کی اتنی بڑی سزا ملی کہ میرے حصے میں یہ شخص آیا جس کو میں بالکل پسند نہیں کرتی۔ اپنی ٹیکسی چلانے سے پہلے اس نے مجھ سے کہا کہ فریج میں سارا سامان پڑا ہے، جو چاہے بنا لینا۔ اس کے بعد وہ گھر سے روانہ ہوا۔ مجھے اس کپڑوں میں بڑی گھٹن ہو رہی تھی۔ الماری میں سارے مردانہ کپڑے پڑے تھے، جن میں سے ایک مردانہ سوٹ میں نے پہن لیا۔ شام کو وہ واپس آیا تو ایک شاپر میں کچھ کپڑے تھے۔ اس نے کہا کہ میں یہ کچھ ریڈی میڈ سوٹ لایا ہوں، امید ہے کہ تمہیں پسند آئیں گے۔ مردانہ لباس میں بھی اچھی لگتی ہو، لیکن پھر بھی یہ کپڑے لایا ہوں۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، کپڑے اس کے ہاتھ سے لے لیے۔ اس کے بعد میں نے کپڑے بدلے تو وہ کمرے میں آیا۔ میں نے اسے یہی کہا کہ دیکھیے آپ ناراض مت ہوں، لیکن میں آپ سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ وہ کہنے لگا میں سمجھتا ہوں، لیکن اب تو شادی میں کافی دن گزر چکے ہیں۔ میں نے کہا چاہے وہ جو بھی ہو، لیکن میں آپ سے تعلق نہیں رکھ سکتی۔ آپ چاہیں تو مجھے طلاق دے دیں، مجھے اپنی زندگی سے آزاد کریں، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کہنے لگا یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں اتنے ہجوم میں آپ کو چھوڑنے کے لیے تو نہیں اٹھا تھا، آپ کو اپنانے کے لیے ہی میں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ میں کہنے لگی میں آپ کو پسند نہیں کرتی، نہ ہی آپ سے میں محبت کرتی ہوں۔ وہ کہنے لگا محبت شادی کے بعد بھی تو ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا ایسا ممکن نہیں، میں کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر پاؤں گی، آپ میرے جذبات کو سمجھیے۔ یہ سن کر وہ چپ چاپ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن میں صحن میں چائے پینے میں مصروف تھی کہ میں نے دیکھا کہ پڑوس کے چھت پر ایک لڑکا ٹہل رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو مسکرانے لگا۔ وہ ہاتھ سے اشارے کر رہا تھا، لیکن میں نے اسے رسپانس نہیں دے رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لڑکا تھا اور مظہر سے تو لاکھ درجے بہتر تھا۔
पहले दिन तो मैं हंसी उठकर अंदर चली गई, लेकिन दूसरे दिन धूम में चाय पी रही थी कि वो दोबारा छत पर मुझे नजर आया। उसके हाथों के इशारों से मुझे इस बात का इल्म हो चुका था कि वो मुझसे मेरा नंबर मांग रहा है। इस घर में तो मेरा दिल नहीं लगता था, लिहाजा मैंने इशारे से उससे अपना नंबर दे दिया। फिर हमारी बातें होने लगी। उसका नाम शान था। पहली बार जब हमने बात की तो उसने कॉल पर ही यही कहा कि आप बहुत खूबसूरत हैं, क्या किस्मत पाई है टैक्सी वाले ने जो उसको आप जैसी बीवी मिली। मैंने उसे कहा ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरी किस्मत ही ख़राब थी जो ऐसा शौहर मिला। फिर वो मुझसे पूछने लगा कि आपकी इस शादी कैसे हुई। मैंने कहा उससे सारी तफसील बता दी। इस बात का शान को बहुत अफसोस हुआ। वो कहने लगा कि काश शादी की तकरीब में मैं भी होता तो ये सब ना होने देता। मैंने उससे कहा अब जो होना था हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। इस पर वो बार बार यही कह रहा था कि क्यों नहीं कर सकती, तो हम कोई जानवर थोड़ी हैं जिसको ऐसे ही कहीं बांध दिया जाए। तुम खुद अपनी ज़िंदगी का फैसला कर सकती हो। मैं उससे फ़ोन पर बातें ही कर रही थी कि अचानक वो मज़हर घर में दाखिल हुआ। वो मुझसे कहने लगा कि यहाँ मत बैठा करे, सामने छत पर आवारा और छछोरे किस्म के लड़के आते हैं, ऐसे ही आपको तंग करेंगे। मैं उसकी बात सुनकर अंदर कमरे में चली गई। दिल में यही सोचा कि आवारा है जो भी हैं, लेकिन तुमसे तो बेहतर है मेरा वक्त गुजर ही जाएगा। जबकि अपने शौहर के साथ तो मेरा टाइम पास ही नहीं हो रहा था। अब मेरा जो रोज़ का मामूल बन चुका था, वो जैसे ही घर से बाहर जा तो मैं शान का से फ़ोन पर बातें करना शुरू कर देती और मुझे उनसे बातें करते हुए अच्छा महसूस होता। एक दफ़ा तो आधी रात को उसका फ़ोन आया। मैं बात सहन में आ गई। वो मुझसे कहने लगा जब से आपको देखा है मैं तो आपका दीवाना हो चुका हूँ। मैंने कहा अच्छा, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो। कहने लगा मुलाकात होगी तो जान पहचान भी हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल तो इतना जानता कि तुम इस काले टैक्सी वाले की बीवी हो। वैसे तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है। मैंने कहा हाँ हो चुकी है, लेकिन अब क्या हो सकता है। वो बार बार मुझसे अपनी मोहब्बत के दावे कर रहा था। मैंने कहा अच्छा, मुझसे मोहब्बत करते हो तो जो मैं कहूँ वो करोगे। कहने लगा आप जो कहो मैं आपकी खातिर जान भी देने को तैयार हूँ, तो मुझे एक बार आजमा कर तो देखो। मैंने दिल में एक मंसूबा बना लिया था। हालांकि इस मंसूबे पर मैं इतने जल्दी अमल करने वाली नहीं थी, लेकिन मैंने काशान से यही ज़रूर कहा ठीक है, मैं तुम्हारी आजमाइश ज़रूर करूँगी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। आज शाम को मज़हर घर में आया तो मुझसे कहने लगा तैयार हो जाओ, आज हमने बाहर खाना खाना है। मेरा मूड बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो मुझसे बार बार कह रहा था। मैं इसके साथ टैक्सी में एक होटल पर चली गई। हालांकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी एक अच्छे रेस्टोरेंट में मुझे ले आया। एक कोने वाले टेबल में हम दोनों बैठ गए। कहने लगा क्या खाना पसंद करोगी। मैंने तंज भरे लहजे में कहा कि अपनी मर्ज़ी से कुछ मंगवा लें, क्योंकि मैं जो मंगवाऊंगे इतने पैसे आपकी जेब में मौजूद नहीं होंगे। वो कहने लगा बेफिक्र हो जाओ, मैं काफ़ी दिनों से बचत कर रहा हूँ, तुम जो मंगवाना चाहती हो पैसे मेरे पास मौजूद हैं। फिर मैंने अपनी मर्ज़ी से इस रेस्टोरेंट का सबसे महंगा तरीन खाना मंगवाया। इसके बाद आइसक्रीम भी खाई। आइसक्रीम खाते हुए कुछ मेरे कपड़ों पर गिर गई तो मैं साफ़ करने के लिए वॉशरूम में चली गई। वहाँ एक लड़का मेरी तरफ देख रहा था, अजीब व गरीब इशारे कर रहा था। फिर वो मेरा हाथ पकड़ने लगा। मैं उस लड़के पर चिल्लाई तो मज़हर ने सुन लिया। वह और उस आवारा लड़के को पूरी तरह मारना शुरू किया। उस लड़के ने मज़हर को मारा, लेकिन मज़हर ने उसकी खूब पिटाई की, जिसकी वजह से मज़हर के नाक पर चोट आई। उसके नाक से खून बह रहा था। लोग वहां जमा होने लगे, हत्ता के होटल के मैनेजर को भी आना पड़ा और फिर सब ने उस लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने पहली बार मज़हर को इतने गुस्से में देखा। घर आकर वो मुझसे यही कहने लगा तुम मेरी इज्जत थी, उसकी जरूरत कैसे हुई मेरी इज्जत की तरफ देखने की। मैं जानती थी कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मगर मसला ये था कि मैं उनसे मोहब्बत नहीं करती थी। मैं किरदार नहीं देखती थी, बल्कि शक्ल सूरत की दीवानी थी। हालांकि किरदार के लिहाज से मज़हर का कोई सानी नहीं था। 5 वक्त का नमाजी था, कुरान मजीद की तिलावत करता था, कभी किसी औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था, रिज़्क़ हलाल कमाने वाला था और किरदार का बहुत अच्छा था। लेकिन मुझे उसके सामने रंग छोटे कद से ही मसला था। मैं ज़हरी शक्ल हुस्न और नमूद नुमाइश की कायल थी,
जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कशान का फ़ोन है तो मैंने उससे यही कहा कि तूने मोहब्बत का दावा किया है तो मैं तुम्हें आजमाऊंगी। मैं उस ऐसे शख्स से छुटकारा चाहती हूँ, तुम किसी तरह इसे मेरे रास्ते से हटाओ तो फिर मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। यह बहुत बड़ी बात थी जो मैंने उससे ये कही थी। उसने कहा ठीक है, तुम्हारी खातिर ये भी करूँगा। आज रात उसे ठिकाने लगाने का मंसूबा बन चुका था। मेरा शौहर बेचारा गहरी नींद में था। जब कशान दीवार फलांग के हमारे घर में दाखिल हुआ, उसने डंडे से मेरे शौहर के सर पर वार किया और नींद की हालत में उसका काम तमाम किया। फिर कशान को साथ लेकर मैं घर से भागने लगी तो उसने कहा अलमारी में देखो, शायद कोई कीमती चीज़, पैसे या जेवर पड़े हों, ये काम आएंगे। वो हमेशा अपनी अलमारी पर ताला लगा के रखता था। ताला खोल के चेक किया तो अलमारी में कुछ पैसे और एक डायरी पड़ी थी। जाते वक्त उसकी डायरी भी साथ ले गई। डायरी में उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। इसमें यही लिखा था कि मैं अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता हूँ। मैं जानता हूँ वो मुझसे नफ़रत करती है, लेकिन एक ना एक दिन मुझसे मोहब्बत ज़रूर करेगी। मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा। बस एक झलक, एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर अपने लिए देखना चाहता हूँ। एक बार वो मुझे दिल से कबूल कर ले और उसने जो नफ़रत अपने दिल में मेरे लिए पाल रखी है वो ख़त्म हो जाए। डायरी पर कब मैं बेजान सी हो चुकी थी। मुझे लगता था मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। एक बेगुनाह इंसान का कत्ल किया। एक ऐसा इंसान जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और जिसके साथ जा रही थी उसके बारे में तो मैं जानती तक नहीं थी। उसकी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत ने मुझे उसका दीवाना बनाया था। वो मुझे क्वार्टर में ले गया। वहाँ उसने एक कमरा पहले से बुक कराया हुआ था। हमारे आते ही 3 नौजवान और थे जो उस कमरे में दाखिल हुए। मैंने काशान से पूछा कि ये कौन है, तो कहने लगा दोस्त हैं अपने, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं काशान उसके दोस्तों का इरादा समझ चुकी थी। यह एक हाल था जिसमें मैं फंस चुकी थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने वहाँ से भागना शुरू किया तो काशान और उसके दोस्तों ने मेरा पीछा किया। यह आधी रात का वक्त था। मैं सड़क के किनारे भाग रही थी जबकि वो मेरे पीछे थे। फिर एक गाड़ी के सामने हाथ खड़ा किया। उसने गाड़ी रोकी तो काशान और उसके दोस्त भाग खड़े हुए। वहाँ से रेलवे स्टेशन है और फिर कराची जाने वाली ट्रेन पर बैठ गई। उधर कराची में मारी मारी फिर रही थी, अपने होश हवास में नहीं थी। बहुत बड़ा गुनाह कर चुकी थी। मैंने अपने आप को सज़ा देना चाहिए और यही सज़ा थी कि मैं इन पागल औरतों का शिकार बनूं, क्योंकि मुझसे बड़ी पागल और कौन होगी जिसने अपने इतने अच्छे मुखलिस शौहर को खो दिया, उसको मार दिया। ये मुझे नोचती हैं, मेरे बाल नोचती हैं, मुझे ज़ख्मी करती हैं तो मुझे तस्कीन हासिल होती है। यही मेरी सज़ा है। अगर मैं चाहती तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर सकती थी। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।